हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के यौगिकों के बारे में। हमने अभी तक कार्बन के बारे में पढ़ा, कार्बन इतना ज्यादा विशेष क्यों है उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन के यौगिक कैसे हैं, और ये भाग 1 है, इसका एक भाग 2 भी होने वाला है। ठीक है, तो भाग 1 में आगे बढ़ते हैं। फिर कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होगा, नाम से क्या लग रहा है, जिसमें कार्बन हो। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक है वो यौगिक जिसमें कार्बन हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। कार्बनिक यौगिक है वो यौगिक है जिसमें कार्बन हो। क्या है आगे, कार्बनिक यौगिकों को प्रारंभ में जानवरों और पौधों से प्राप्त किया गया। तो जो कार्बनिक यौगिक हैं वो प्रारंभ में जानवर और पौधों से हमको मिले थे। ठीक है, यह सोचा गया था कि इन यौगिकों को केवल एक जीवित जीव में जीवन शक्ति द्वारा बनाया जा सकता है। यूरिया को कार्बनिक माना जाता था, जो केवल पौधों और जानवरों से प्राप्त होता था। तो पुराने जमाने में क्या था, ये जो कार्बनिक यौगिक थे वो सारे जानवरों और पौधों से प्राप्त होते थे। अब जानवर और पौधे दोनों ही जीवित जीव हैं, है ना। तो उस समय ये सोचा गया था कि ये सारे जो यौगिक है वो केवल एक जीवित जीव से ही पाए जा सकते हैं, जीवन शक्ति द्वारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जीवन शक्ति उन्होंने एक नाम दे दिया जीवन की शक्ति को। ठीक है, वो उन्होंने बोला कि ये जीवन शक्ति के बिना कार्बनिक यौगिक नहीं बन सकते। ठीक है, और उनमें से एक था यूरिया। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक था जो माना गया था कि केवल पौधे और जानवर ही बना सकते हैं, केवल पौधों और जानवरों से ही प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में कार्बनिक यौगिक सारे जानवरों और पौधों से ही प्राप्त किए गए थे, और ये सोचा गया था कि जीवन शक्ति के बजाय ये कार्बनिक यौगिकों को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो हमारे फ्रेडरिक वॉलर भैया हैं, उन्होंने 1828 में इसे अस्वीकार कर दिया। बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बना के दिखाता हूँ यूरिया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अमोनियम साइनेट लिया और उससे प्रयोगशाला में बनाया किसी जीवन शक्ति के बिना यूरिया। ठीक है, तो पहले माना गया था कि जीवन शक्ति से बनता है हमारा कार्बनिक यौगिक। ठीक है, उसके बाद में उन कार्बनिक यौगिकों में से एक था यूरिया। ठीक है, उसके बाद में हमारे फ्रेडरिक वॉलर भैया जो थे, FW लिख देते हैं, फ्रेडरिक वॉलर भैया ने 1828 में बोला कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, मैं बना के दिखाता हूँ प्रयोगशाला में। तो उन्होंने अमोनियम साइनेट, ठीक है, अमोनियम साइनेट के साथ में प्रयोगशाला में दिया हमको यूरिया। इनके वो देख लेते हैं सूत्र। अमोनियम साइनेट मतलब अमोनिया और इसके साथ में साइनेट। तो अमोनियम साइनेट ये होता है NH4CNO, और उसको जब थोड़ी सी गर्मी दी गई, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे थोड़ी गर्मी दी गई तो वो यूरिया में बदल गया। यूरिया क्या है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में या फिर द्विआबंध के साथ में, और यहाँ पर एक NH2। ठीक है, समझ आया। और ये है यूरिया। यूरिया क्या है, कार्बन के साथ में द्विआबंध में ऑक्सीजन बंधा हुआ है, और उसके दोनों तरफ एक NH2 और NH2 बंधे हुए हैं। NH2 को हम अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कार्बनिक यौगिक किस तरह से जीवन शक्ति के बिना भी बना सकते हैं। फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 में समझाया। आगे बढ़े, फिर आगे क्या है कि कार्बन की बहुमुखी प्रकृति। ठीक है, कार्बन जो है वो बहुमुखी है, उसकी प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो कार्बन में लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाने की क्षमता होती है। हमने ये पढ़ा था, कार्बन इसीलिए तो बहुत ही ज्यादा विशेष है। क्यों? क्योंकि कार्बन में लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाने की क्षमता होती है। इस गुण को श्रृंखलन या फिर कैटेनेशन कहते हैं। मैंने बताया था कि इसको श्रृंखलन कहते हैं क्योंकि लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है। इसको इंग्लिश में हम कैटेनेशन भी कहते हैं। तो ये इतनी लंबी लंबी श्रृंखला भी बना सकता है, बहुत सारे लंबी लंबी श्रृंखलाएं कार्बन बना सकता है, और इस श्रृंखला बनाने की क्षमता को हम श्रृंखलन या फिर कैटेनेशन कहते हैं। ठीक है, जो ये देखिए, ये एक श्रृंखला है, ये एक अलग उनका स्ट्रक्चर है या फिर संचारण है। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों में ये बंध भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, कार्बन के यौगिक जो केवल एकल बंध से जुड़े होते हैं उन्हें संतृप्त कहा जाता है, जबकि यदि दोहरे या ट्रिपल बंध होते हैं तो उन्हें असंतृप्त यौगिकों के रूप में माना जाता है।
तो इन्होंने क्या बोला, कार्बन यौगिक में अगर केवल एकल बंध है, मतलब हर जगह पे जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है हर जगह पर, तो इसको हम संतृप्त बोलेंगे। ठीक है, संतृप्त बोलेंगे। और यदि उस यौगिक में कोई द्वियाबंध या त्रियाबंध है तो उसको हम असंतृप्त बोलेंगे, असंतृप्त। ठीक है, तो ये वाला जहां पे भी आपको द्वियाबंध दिख जाए कार्बन और कार्बन के बीच में, तो वो कौन सा होगा, वो होगा असंतृप्त। ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता होती है यदि किसी कार्बन यौगिक में हम एकल बंध पाते हैं, सिर्फ एकल बंध हमको मिलता है तो वो संतृप्त यौगिक होता है। और यदि किसी भी यौगिक में हमको द्वियाबंध या त्रियाबंध मिलता है या फिर दोहरे या फिर ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, उसको हम असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आगे क्या है, कार्बन कार्बन बंध बहुत प्रबल होता है, इसलिए लंबी श्रृंखला वाले यौगिक स्थायी होते हैं। तो कार्बन कार्बन जो बंध होता है इनका, या फिर ये हो गया या फिर ये हो गया, ये जो बंध होता है कार्बन कार्बन का, वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है, इसीलिए जो लंबी लंबी श्रृंखला बनती है, हमारी लंबी लंबी जो श्रृंखला होती है, वो बहुत ही स्थायी होती है। ठीक है, मतलब परमानेंट होती है, वो आसानी से टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बंध है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है, इसलिए कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है जहां कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। तो कार्बन बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है क्योंकि कार्बन कार्बन का बंध जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है और उसकी लंबी लंबी श्रृंखलाएं भी स्थायी होती है। ठीक है, परमानेंट होती है। समझ आया, आसानी से टूटती नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, कार्बन अपने छोटे आकार के कारण प्रबल बंध बनाते हैं, नाभिक इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ता है। तो कार्बन जो है उसका आकार बहुत ज्यादा छोटा होता है। कहाँ आता है कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6th नंबर पे आता है कार्बन। ठीक है, 6th नंबर पे आता है, तो उसके पास में बस 2 ही शेल हैं और इसीलिए कार्बन का आकार जो है वो काफी ज्यादा छोटा होता है और जो इलेक्ट्रॉन है इसके, वो नाभिक से मजबूती से पकड़े हुए होते हैं। ये नाभिक है, तो नाभिक उनको बहुत ही ज्यादा मजबूती से खींच कर रखता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मम्मी पापा कैसे हमको मजबूती से पकड़ के रखते हैं कि कहीं गिर विर ना जाए, उसी तरह क्योंकि कार्बन का आकार छोटा है तो नाभिक जो है उसके इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़कर रखता है। ठीक है, इसीलिए उसका बंध जो है वो भी बहुत ही ज्यादा प्रबल बंध है। समझ आया इतना? आगे बढ़े। फिर आगे क्या है, आगे कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, थोड़े उदाहरण हैं अलग अलग हमारे कार्बन के यौगिकों के। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने त्रियाबंध बनाया है, यहाँ पर उसने शाखाएं बनाई हैं, यहाँ पर भी उसने एक वलय जैसा कुछ बनाया है। ठीक है, ये एक वलय हो गया ना, ऐसा कुछ कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर मैं हाइड्रोजन को नहीं बनाऊं तो ये एक वलय हो गया। यहाँ पर इसने अपनी शाखाएं बनाई हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो बिल्कुल सेम है। इसको यदि हम थोड़ा सा ऐसे घुमा दे, इस तरफ ऐसे करके थोड़ा घुमा दे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा बेंजीन है और बेंजीन जो है, बेंजीन एक वलय के रूप में कार्बन की व्यवस्था को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन भी जो है वो एक वलय के रूप में, और ये देखिए यहाँ पर द्वियाबंध बना रखा है और शाखाएं भी बना रखी है। ठीक है, समझ आया इतना? क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि कार्बन जो है उसका बंध बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। कार्बन बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है, उसकी लंबी श्रृंखलाएं जो है वो बहुत ही ज्यादा स्थायी होती हैं। उसके साथ साथ कार्बन जब एकल बंध बनाता है तो उसको हम क्या संतृप्त बोलते हैं, संतृप्त यौगिक बोलते हैं। और यदि किसी यौगिक में कार्बन का द्वियाबंध या त्रियाबंध है या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम असंतृप्त बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़, इसमें से कौन से संतृप्त और असंतृप्त आपको दिख रहे हैं? ये देखिए, यहाँ पर त्रियाबंध है तो ये असंतृप्त हो गया, है ना। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? नहीं दिख रहा ना, त्रियाबंध या द्वियाबंध, तो ये संतृप्त हो गया। ठीक है, बस आपको दिखाने के लिए कि कौन सा संतृप्त कैसा दिखता है और असंतृप्त कैसा दिखता है। यहाँ पर भी कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये भी संतृप्त। जहां पर भी हमारा सिर्फ एकल बॉन्ड होता है, एकल बंध होता है, तो वो संतृप्त कहलाता है। ये बताइए, इसमें क्या है,
इसमें दो देखिए, 1 2 3, 3 द्वियाबंध है, तो ये तो भैया बिल्कुल असंतृप्त हुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी एक द्वियाबंध है, तो ये भी असंतृप्त हुआ। समझ आया? आगे बढ़े फिर। आगे क्या है भाई, आगे हम फिर से पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में थोड़ा और। ठीक है, तो कार्बन के यौगिक जो केवल एकल बंध से जुड़े होते हैं उन्हें संतृप्त कहा जाता है। जैसे मैंने समझाया, कार्बन के यौगिक में जब कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो उसे हम संतृप्त बोलते हैं। ठीक है, उसके उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है इथेन। इथेन कैसा दिखता है? 2 3, ठीक है, ये है हमारा इथेन। C2H6, C 2 है और H 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हमारा इथेन है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में इथेन लिखते हैं। ठीक है, और ये जो इथेन है वो बताइए संतृप्त है या असंतृप्त है? यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है हमको, कोई भी द्वियाबंध या त्रियाबंध नहीं है, तो ये भाई हमारा संतृप्त हुआ। तो समझ आया संतृप्त क्या है? जिसमें एकल बंध होता है तो वो संतृप्त होता है, और यदि किसी में द्वियाबंध या त्रियाबंध होता है तो वो, जिसमें केवल एकल बंध होता है उसे हम संतृप्त कहते हैं, और जिसमें द्वियाबंध या त्रियाबंध एक भी हो उसे हम असंतृप्त कहते हैं। समझ में आया इतना? यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन संरचना रखी हुई है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है ना? तो यहाँ पर हर तत्व जो है, हर तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर हर जगह पर एकल बंध है। ठीक है, तो CC एकल बंध 2 इलेक्ट्रॉन्स का साझा, मतलब CC एकल बंध मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका है, तो इसीलिए टोटल में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, लेकिन अब एक C अपनी तरफ से एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए एकल बंध बनता है। समझ आया संतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में? आगे बढ़ते हैं और असंतृप्त के बारे में पढ़ते हैं। क्या है असंतृप्त? यदि द्वियाबंध या त्रियाबंध है तो उन्हें असंतृप्त यौगिकों के रूप में जाना जाता है। उदाहरण इथेन, हमने अभी, ये इथेन नहीं है, ये इथीन है। ठीक है, इथीन। हाँ, तो हमने अभी इथेन के बारे में पढ़ा था, है ना? इथेन ऐसा कुछ दिखता है ना? इथेन ऐसा कुछ दिखता है, और इसमें से यदि हम 2 हाइड्रोजन को हटा दें और दोनों को ऐसे जोड़ दें तो वो ऐसा कुछ बन जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इथीन। ठीक है, समझ में आया? तो इथीन क्या है, क्या समझ में आया? इथेन वो है जब एक बंध होता है दोनों के बीच में, एकल बंध होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और यदि एक एक हाइड्रोजन को हटाकर हम दोनों के बीच में द्विया बंध ले आए तो वो इथीन हो जाता है। ठीक है, इथीन समझ में आया? तो इसका क्या है, C2H4, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो जब द्विया बंध या त्रिया बंध हो तो उन्हें असंतृप्त यौगिकों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर द्विया बंध है ना, तो इसलिए ये असंतृप्त होगा। आगे क्या है, असंतृप्त यौगिक संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो असंतृप्त यौगिक जो हैं वो ज्यादा अभिक्रियाशील इसलिए होते हैं क्योंकि ये कभी भी बंध टूटकर और हाइड्रोजन इसमें जुड़ सकता है, इसलिए जो हमारा एकल बंध वाला है, एकल बंध वाला अब क्या ही तोड़ेगा अपना बंध, है ना? एकल बंध जो है उसमें और कहीं जगह ही नहीं है कि कहीं पे कोई आ पाए, चारों कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हर जगह पर बंधे हुए हैं, लेकिन असंतृप्त वाले में एक जगह है जहां पर हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं इस बंध को तोड़कर, तो इस बंध को तोड़कर यहाँ पर हाइड्रोजन हम लगा सकते हैं, इसीलिए असंतृप्त यौगिक जो है वो संतृप्त यौगिक के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। समझ में आया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संरचना में क्या है, C डबल बॉन्ड C या फिर C के साथ में जब द्विबंध होता है, द्विबंध इसको भी बोलते हैं, उसके वजह से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। पहले क्या था, एक कार्बन ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन देगा और ये दोनों एक एकल बंध बनाएंगे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ से भी कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको हम डबल बॉन्ड बोलेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं। समझ आया? जब 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो द्वियाबंध बनता है, और यदि
कहीं 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो वो त्रियाबंध बनता है। ठीक है, तो हमको इससे क्या समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एकल बंध, 4 इलेक्ट्रॉन के साझा से द्वियाबंध और 6 इलेक्ट्रॉन के साझा से त्रियाबंध। ठीक है, आगे बढ़े फिर। आगे क्या है? कार्बन यौगिकों में श्रृंखलाएं और शाखाएं। तो कार्बन जो है वो श्रृंखला भी बनाता है, वो शाखाएं भी बनाता है, इसलिए कार्बन जो है वो बहुमुखी होता है। ठीक है, बहुमुखी मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो 2 फेज्ड है या फिर इसके तो बहुत सारी मुख हैं, तो उसको हम बहुमुखी बोलते हैं। तो हमारा कार्बन जो है उसके भी बहुत सारे मुख हैं, उसके भी बहुत सारे अलग अलग जलवे हैं, कभी कभी श्रृंखला, कभी शाखा, कभी द्वियाबंध, कभी त्रियाबंध, तो इसलिए हम कार्बन को बहुमुखी बोलते हैं। कार्बन यौगिकों की श्रृंखला और शाखाओं के बारे में हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कार्बन यौगिकों में कभी कभी एक लंबी श्रृंखला में सभी कार्बन हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि कार्बन यौगिक में कभी कभी एक लंबी श्रृंखला में सारे कार्बन आ सकते हैं। तो जितने भी कार्बन एक यौगिक में है वो एक श्रृंखला में भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन दे रखा है। ठीक है, तो ये मीथेन हो गया, ये मीथेन, ये इथेन है ना, ये प्रोपेन, और ये ब्यूटेन। और इन सब में आपने क्या देखा कि इन सब में जितने भी कार्बन हमारे यौगिक में हैं वो सब एक ही श्रृंखला में हैं। ठीक है, ये कोई शाखा में नहीं है, सारे एक के बाद एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी कर सकता है, लेकिन कुछ रासायनिक सूत्रों जैसे C4H10 के लिए वैकल्पिक संरचनाएं भी संभव है, श्रृंखला में शाखाएं भी हो सकती है। तो लेकिन ब्यूटेन तो समझ में आ गया, 4 कार्बन एक श्रृंखला में है, लेकिन कभी कभी ऐसे रासायनिक सूत्र भी होते हैं जिनके लिए एक वैकल्पिक संरचना भी बनती है। वो वैकल्पिक संरचना क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये क्या है? ये तीनों तो फिर भी श्रृंखला में है, लेकिन एक जो है वो एक शाखा की तरह जुड़ चुका है, तो ये शाखाएं बन गई है, श्रृंखला में शाखाएं आ सकती हैं। तो इस तरह से शाखाएं बन सकती हैं और इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है फिर C4H10। ठीक है, इसका है C4H12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी C4H10, और इसका भी है C4H10, लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग संरचना में आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? एक ही रासायनिक सूत्र के लिए 2 अलग अलग संरचनाएं संभव है और ये 2 अलग अलग यौगिक हैं। तो एक ही रासायनिक सूत्र है भले ही दोनों का, C4H10 और C4H10, लेकिन इनकी अलग अलग संरचनाएं संभव है और दोनों के दोनों जो है वो अलग अलग यौगिक हैं। इसको हम ब्यूटेन बोलते हैं, इसको हम ब्यूटेन बोलते हैं और इसको हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। सिर्फ संरचना के बदलने से भौतिक और रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। तो हमको इसमें क्या समझ में आया? कार्बन कभी कभी लंबी श्रृंखला भी बना सकता है, कार्बन कभी कभी शाखाएं भी बना सकता है। और यदि सेम बिल्कुल एक समान रासायनिक सूत्र हो और अलग अलग संरचनाएं हो तो भी वो 2 अलग अलग यौगिक ही माने जाते हैं, क्योंकि दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग है। समझ में आया इतना? आगे बढ़े फिर। आगे क्या है? कार्बन यौगिकों में वलय संरचना। तो वलय के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे बेंजीन ऐसा कुछ बना देता है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेंजीन C6H6 में क्रमशः एकल और द्वियाबंध की एक वलय संरचना है। तो ये देखिए, ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन में एक छोड़कर एक एकल बंध द्वियाबंध, देखिए एकल बंध द्वियाबंध, एकल बंध द्वियाबंध, एकल बंध द्वियाबंध, ऐसे है। और ऐसी एक संरचना को हम बेंजीन बोलते हैं। तो एकल और द्वियाबंध की एक वलय संरचना को हम बेंजीन बोलते हैं और बेंजीन का सूत्र है C6H6। ठीक है, 19वीं सदी के जर्मन रसायन शास्त्री अगस्त केकुले
ने अपनी पूंछ खाने वाले सांप का सपना देखने के बाद बेंजीन की वलय संरचना को चित्रित करने का दावा किया था। तो हमारे 19वीं सदी में एक जर्मन रसायन शास्त्री थे जो कि थे अगस्त केकुले, और इनको भैया सपना आया कि इन्होंने सपने में देखा कि एक सांप है, ठीक है, एक सांप है ना, वो सांप जो है वो अपनी ही पूंछ को खा रहा है, ऐसा एक सपना देखा। फिर उन्होंने उठ के बोला भैया ऐसा होता है, हमारा बेंजीन और बेंजीन की संरचना को चित्रित करने का दावा किया। बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है ना, उन्होंने सपने में देखा कि एक सांप जो है वो अपनी पूंछ खा रहा है, और वो उठकर उसके बाद में उन्होंने अपने बेंजीन की संरचना को चित्रित करने का दावा करा, और बिल्कुल सही दावा कर उन्होंने बिल्कुल करेक्ट संरचना बेंजीन की बताई, जो कि है एकल और द्विआबंध का एक विलय, ठीक है, का एक वलय। समझ में आया? आगे बढ़े फिर वलय संरचना के बारे में कैसे पता पड़ा भाई? सपने से। सपना इसलिए सपने देखने चाहिए भाई, सपने में बहुत कुछ पता पड़ जाता है। आगे क्या है? अधिक जटिल कार्बन यौगिक में वलय और श्रृंखला दोनों हो सकते हैं। तो हमने अभी तक श्रृंखला के, तो हमारे जो यौगिक होते हैं, यौगिक 3 प्रकार के होते हैं कार्बन के, ठीक है। एक तो श्रृंखला वाले, श्रृंखला, एक मिनट, यौगिक 3 तरह के होते हैं, एक श्रृंखला, ठीक है, एक वलय, और एक होते हैं श्रृंखला और वलय दोनों। वो सबसे ज्यादा जटिल कार्बन यौगिक होते हैं। तो अधिक जटिल कार्बन यौगिक में वलय और श्रृंखला दोनों ही हो सकती है। श्रृंखला मतलब एक सीधी चेन, वलय मतलब एक रिंग जैसा, और श्रृंखला वलय मतलब एक सीधी चेन के साथ में वलय, ठीक है, या फिर ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे, ठीक है। तो आगे क्या है? नीचे दी गई संरचना एस्पिरिन को दिखाती है, जिसका उपयोग सरदर्द से राहत के लिए किया जाता है। तो नीचे हमको जो संरचना दे रखी है वो एस्पिरिन, आपने सुना होगा ना, एस्पिरिन सर दर्द हो रहा है कि एस्पिरिन दे दो, तो ये जो है वो हमारे सर दर्द की राहत के लिए इस्तेमाल होती है। और एस्पिरिन का कैसी संरचना होती है? एस्पिरिन में एक वलय भी होता है और एस्पिरिन में एक श्रृंखला भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एस्पिरिन के पास में 2 श्रृंखलाएं और एक वलय है, तो इसीलिए वो काफी ज्यादा जटिल है, जटिल कार्बन यौगिक है। तो एस्पिरिन क्या है? इसका उदाहरण, वो कार्बन यौगिक, अधिक जटिल कार्बन यौगिक जिसमें वलय और श्रृंखला दोनों हो सकते हैं, इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या है? एस्पिरिन, एस्पिरिन, ठीक है। और इसका कैसे स्ट्रक्चर होता है? ऐसे एक बेंजीन जैसा कुछ बनाना है, ठीक है, एक 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 छोड़ के हमने द्विआबंध लगा दिया, और फिर यहाँ पर OH और ये द्विआबंध के साथ में ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, यदि पूछ लिया तो अक्सर पूछते हैं कि एस्पिरिन की संरचना बताइए, तो आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी है, बस यहाँ पर हम लोगों ने बेंजीन बना दिया, उसके साथ में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहाँ पर OH और O जोड़ दिया, यहाँ पर CO और CH3 जोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़े फिर, आगे क्या है? आगे सारणी दे रखी है हमको। सारणी क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या के हिसाब से उसका रासायनिक नाम और उसके रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो कार्बन परमाणु की संख्या पहला अगर 1 हुआ तो हमारे आगे मीथेन उसको बोलेंगे। मीथेन कैसा दिखता है? ऐसा। तो इसमें जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको हम मीथेन बोलते हैं। यदि कार्बन की 2 हुई तो हम उसको इथेन बोलते हैं। तो जब अगर कार्बन की संख्या 1 हुई तो उसमें हम आगे मेथ लगा देते हैं। कार्बन की संख्या 2 हुई तो उसके आगे हम एथ लगा देते हैं। 3 हुई तो प्रोप लगा देते हैं, 4 हुई तो ब्यूट लगा देते हैं, और 5 हुई तो पेंट लगा देते हैं। तो ये क्या है? ये सारे हम उपसर्ग लगा देते हैं किस पे? हमारे एन के साथ में, या तो एन हो सकता है या फिर ईन हो सकता है, ईन हो सकता है या फिर आइन हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको, हमारे को सारणी में क्या समझ आया पहले देख लेते हैं। सारणी में हमको ये समझ में आया कि एक कार्बन अगर परमाणु संख्या हुई तो उसमें आगे हम मेथ लगा देंगे, और अगर एकल बंध है तो उसको मेथेन बोलेंगे, अगर 2 हुआ तो एथ लगा देंगे, एकल बंध हुआ तो इथेन बोलेंगे,
3 हुआ तो प्रोप लगा देंगे, एकल बंध हुआ तो प्रोपेन बोल देंगे, 4 हुआ तो ब्यूट लगा देंगे, एकल बंध हुआ तो ब्यूटेन बोल देंगे, और 5 हुआ तो पेंट लगा देंगे, और एकल बंध हुआ तो पेंटेन बोल देंगे। समझ आया? आगे बढ़े फिर। आगे मैं समझाऊंगी कि मैंने क्यों ऐसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट वगैरह बताया है। ठीक है, आगे समझ में आएगा। आगे हम क्या देखेंगे? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। ठीक है, क्या है यहाँ पर? जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो नाम से ही पता पड़ता है, हाइड्रोजन और कार्बन। तो जिन जिन यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स कहा जाता है। संतृप्त मतलब जब एकल बंध होता है उसे हम संतृप्त कहते हैं, और उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन्स बोलते हैं। एल्केन्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? यदि एक कार्बन हुआ तो मीथेन, 2 कार्बन हुआ तो इथेन। तो यहाँ पे क्या है, ये केन्स वाला पार्ट इस्तेमाल होता है। एल्केन्स में केन्स वाला पार्ट इस्तेमाल होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन्स या एल्काइंस कहा जाता है। एल्कीन्स कब? जब द्वियाबंध हो तो तब एल्काइंस। हमको अब क्या समझ में आया? अगर द्वियाबंध या त्रियाबंध हो तो उसको या तो एल्कीन्स बोलते हैं या फिर एल्काइंस बोलते हैं। कैसे इस्तेमाल होती है ये चीजें? यदि एक हुआ हमारा कार्बन तो ये मेथीन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर एक हुआ तो ये मेथाइन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो हम पीछे एक और बार सारणी देखें फिर। यहाँ पर सारे एकल बंध के नाम दे रखे हैं। मीथेन, ये सारे एल्केन्स है, एल्केन्स। यदि हम एल्काइंस और एल्कीन्स के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा मीथीन, मेथाइन, ये हो जाएगा एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन और पेंटेन, पेंटाइन। समझ में आया किस तरह से हम नाम देते हैं? आगे बढ़े फिर। द्वियाबंध हुआ तो एल्कीन्स, त्रियाबंध हुआ तो एल्काइंस। ठीक है, और अगर एकल बंध हुआ तो एल्केन्स। तो मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारे संतृप्त वाले होते हैं क्योंकि इनमें एकल बंध होता है। एल्कीन्स में मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन इन सब में द्वियाबंध होता है, असंतृप्त होता है। और आखिरी क्या है? मीथाइन। मीथाइन नहीं होता, इथाइन। मीथाइन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक ही कार्बन होता है। ठीक है, इसीलिए मीथीन भी नहीं होता, एक ही कार्बन होता है। तो वो किसके साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा? है ना, नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमारा एल्कीन्स और एल्काइंस जो है वो 2 कार्बन परमाणुओं के साथ में ही शुरू होता है, जो कि होता है इथीन, इथाइन, ये सारे। ठीक है, समझ में आया? मैंने यहाँ पे मिथ लिखा है, म नहीं, ये ए मान लीजिए। ठीक है, इथीन, इथाइन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े फिर। समझ में आया ना कि क्यों हमारे 2 नहीं हो सकते हैं? उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा कि एल्कीन्स और एल्काइंस मिथ के साथ में क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन को एक और कार्बन चाहिए होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने को। समझ आया? आगे बढ़े फिर। आगे क्या है? कार्यात्मक समूह कार्बन का अन्य परमाणुओं के साथ में बंध। जो कार्बन है भैया वो इतना बहुमुखी, पहले तो वो अपने कार्बनों के साथ में बंध बनाता है और फिर कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ में भी बंध बनाता है। तो वो क्या क्या है देखते हैं। कार्बन कभी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन इनके साथ में और सल्फर जैसे अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। तो कार्बन कभी कभी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन और सल्फर जैसे परमाणुओं के साथ में बंध बनाता है। हाइड्रोजन की जगह लेने वाले इन परमाणुओं को विषम परमाणु कहा जाता है। तो कैसे? हमारा मान लीजिए ये मीथेन है, ठीक है, तो एक क्लोरीन आएगा और वो हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह ले लेगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो इसने हाइड्रोजन की जगह ली, इन परमाणुओं को विषम परमाणु बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया? क्लोरीन हो गया हमारा विषम परमाणु। ठीक है, समझ आया? ये विषम परमाणु और वे कार्यात्मक समूह जिनमें ये उपस्थित होते हैं यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। तो जब हाइड्रोजन को क्लोरीन हटाता है अपनी जगह से और नई एक चीज बनाता है तो ये क्लोरीन जो है वो अपना एक विशिष्ट गुण प्रदान
कर देगा। उसी तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अलग अलग सल्फर जो है वो सारे जब भी कार्यात्मक समूह बनाते हैं हमारे कार्बन के साथ में, तो उपस्थित यौगिक में एक विशिष्ट गुण अपना प्रदान कर देंगे। ऑक्सीजन अपना एक गुण प्रदान कर देगा, नाइट्रोजन अपना गुण, हैलोजन अपना गुण और सल्फर अपना गुण। तो समझ में आया, कार्बन कभी कभी दूसरे परमाणुओं के साथ में भी बनाता है। वो परमाणु जो हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं उसको हम विषम परमाणु बोलते हैं। विषम परमाणु कौन से यहाँ पे बताए गए हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन और सल्फर। और ये विषम परमाणु और वे कार्यात्मक समूह जो है वो उपस्थित हमारे यौगिक को एक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जो हमारा CH3 था उसके गुण अलग होंगे, हमारे जो पहले हमारा CH4 था उसके गुण अलग होंगे हमारे CH3Cl से। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ने अपना एक विशिष्ट गुण प्रदान कर दिया है हमारे यौगिक। समझ आया? आगे बढ़े फिर। आगे अंतिम में हम क्या देखने वाले हैं? इस सेशन के अंतिम में हम नाम देखने वाले हैं। तो यदि अगर क्लोरो, ब्लोरो जैसे क्लोरो, ब्रोमो जैसी चीजें, हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन यदि अगर साथ में होते हैं तो क्या होता है? हैलो एक उपसर्ग आगे लग जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर हमारे मीथेन में क्लोरीन लगा है तो ये ऐसा कुछ क्लोरो मीथेन हो जाएगा। ठीक है, यदि फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरोमीथेन हो जाएगा। समझ रहे हैं कि किस तरह से उपसर्ग लग जाएगा? तो आगे हैलो करके उपसर्ग लग जाएगा, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो करके। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? यदि क्लोरीन अगर हमारे, हमने पीछे जैसे उदाहरण देखा था CH3Cl जो है, इसको फिर हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े फिर। आगे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा अलग अलग तरीकों से बन सकता है। यदि ऑक्सीजन को अल्कोहल बनना है तो वो एक हाइड्रोजन को अपने साथ में लेके हमारे कार्बन के साथ में जुड़ता है। यदि हमारे ऑक्सीजन को एल्डिहाइड बनना है तो वो एक कार्बन को भी लेकर जुड़ता है। तो अगर हमारे मीथेन के साथ में सारी चीजें जुड़ रही है तो ये हमारा अल्कोहल बनेगा तो COH ऐसा कुछ दिखेगा, एल्डिहाइड बनेगा तो CCHO ऐसा कुछ दिखेगा, मीथेन का बन रहा है। ठीक है, CH4 का ये सब बन रहा है। ठीक है, और हमारा अगर कीटोन बन रहा है तो C के साथ में द्विबंध बना लेगा सिर्फ अकेला एक ऑक्सीजन। और अगर हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है तो वो C के साथ में, एक मिनट, हाँ, तो वो C के साथ में दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन लेकर जुड़ेगा। तो जब भी आप देखेंगे कि एक OH है तो वो हो जाएगा हमारा अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, ये जो दो ऑक्सीजन और H के साथ में जुड़ता है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यदि इकलौता एक जुड़ता है तो वो कीटोन बनाता है। यदि CHO जुड़ता है तो वो एल्डिहाइड बनाता है। और यदि OH जुड़ता है तो वो अल्कोहल बनाता है। ठीक है, समझ में आया? क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे हैलोजन जब जुड़ते हैं तो वो हैलो हो जाता है, क्लोरो ब्रोमो बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन 4 अलग तरीकों से जुड़ सकता है। पहला है अल्कोहल के तरीके से जुड़ रहा है तो उसमें OH एक परमाणु जुड़ जाएगा। यदि तो OH जो है वो हमारे H को हटाकर OH जुड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो OH आएगा और इस H को हटाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, और अगर CHO, अगर एल्डिहाइड बनाना है तो CHO। ठीक है, CHO में क्या है? H को हटाकर CHO जुड़ जाएगा। उसी तरह कीटोन हुआ तो H को हटाकर, दो H को हटाकर, कीटोन हुआ तो दो H को हटाकर डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन को जोड़ देगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ तो सारे H को हटाकर वो ऐसा कुछ बना। ठीक है, समझ आया? COO। समझ आया ना इतना? ठीक है,
मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारणी भी आपको समझ में आ गई होगी और नाम कैसे दिया हमने ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही था। आगे हम भाग 2 भी पढ़ेंगे कार्बन यौगिक के बारे में और थोड़े कुछ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक के लिए बहुत जरूरी है कि मैंने अभी तक जो पढ़ा है वो सब आप रिवाइज कर ले। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं क्योंकि वो रिवाइज नहीं करते हैं। यदि आप रिवाइज करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। और अगले सेशन तक हमारे साथ में जुड़े रहिए और स्टडी रूम के साथ में मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।